मैं कोई ऐसी छोटी बच्ची भी नहीं थी। 17 साल की एक जवान लड़की थी और मंगनी शुदा थी। अगले हफ्ते मेरी खाला की दोनों बेटियों की एक साथ शादी थी और वो पता नहीं मेरी बड़ी बहन के साथ घंटे भर से लग कर बैठी क्या खुसर फुसर कर रही थी। कोई 2 घंटे के बाद जब मेरी खाला और उनकी बेटियां वापस अपने घर चली गईं, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से फौरन पूछा, शर्मीन बाजी, ये अनीला और अंबर आपके साथ बैठी क्या बातें कर रही थी जो मुझसे छुपाने की ज़रूरत पेश आ गई थी। शर्मीन बाजी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगी, जब तुम्हारी शादी के दिन करीब आएंगे तब तुम्हें भी बता दूंगी कि मैं उनसे क्या बात कर रही थी। दरअसल उन्हें मेरे मशवरों की और टोटकों की ज़रूरत थी। मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। शर्मीन बाजी की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। भला वो ऐसे कौन से मशवरे और टोटके बांट रही थी जिसकी ज़रूरत अंबर और अनीला को थी। यही बात जब मैंने बाजी से पूछी तो वह सरगोशी में कहने लगी, मियाँ को खुश रखने के लिए लड़कियों को बहुत से टोटके आने चाहिए, क्योंकि अगर शादी की पहली रात ही मियाँ का दिल ना जीता जाए तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। बाजी की इस बात पर मैंने एक ज़ोरदार कहका लगाया था, क्योंकि पूरे घर में ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि शर्मीन बाजी फारूक बाई से लड़कर हमारे घर आकर बैठी हुई थी। अम्मा को तो यही मालूम था कि फारूक बाई ने अपनी मर्जी से उन्हें रहने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अनबन चल रही थी। मैंने फौरन कह भी दिया कि बाजी, आपकी तो अपनी ज़िंदगी ही अच्छी नहीं चल रही, आप दूसरों को क्या मशवरा देंगी। बेहतर ये है कि पहले अपना घर सुधार लें। मेरी बात सुनकर बाजी को आग लग गई और वह कहने लगी, देख लेना नरमीन, एक दिन अनीला और अंबर तुम्हें खुद बताएंगी कि कैसे मेरे टोटकों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। रही बात तुम्हारे फारूक बाई की, तो मैं उनका दिल जीतना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे काबिल ही नहीं है। बाजी की बात सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। पता नहीं उन्हें फारूक बाई में ऐसी कौन सी कमी नज़र आती थी जो वो उन्हें अपने काबिल ही नहीं समझती थी, जबकि फारूक बाई एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे और वो बाजी से बहुत मोहब्बत भी करते थे। वो हमारी फुफ्फो के बेटे थे और अब्बा ने बहुत मोहब्बत से बाजी को उनके साथ दूसरे शहर रुखसत किया था, लेकिन शादी के अगले ही दिन से उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तनाव नजर आने लगा था। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो नए शादीशुदा जोड़े हों। मेरी और शर्मीन बाजी की मंगनी एक साथ ही हुई थी। अब्बा ने शर्मीन बाजी की मंगनी फारूक बाई से, जबकि मेरी मंगनी मेरे खाला के बेटे फवाद से कर दी थी। मैं उम्र में छोटी थी, इसलिए अब्बा ने मेरी शादी के लिए 1 साल का वक़्त मांग लिया था, जबकि शर्मीन बाजी की मंगनी के कुछ अरसे बाद ही धूमधाम से रुखसत कर दिया गया था। लेकिन पता नहीं शर्मीन बाजी को फारूक बाई से कौन से गिले शिकवे थे जो दूर ही नहीं होते थे। पहले वो मुझसे फ़ोन पर बात करती तो फारूक बाई की बुराई लाजमी करती थी, और अब तो पिछले 1 महीने से वो हमारे घर ही आकर बैठी हुई थी। अम्मा को लगा था कि शायद दूसरे शहर से आई है, इसलिए ज़्यादा दिन रह गई है, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि वो किसी बात पर झगड़ कर यहाँ आ बैठी थी। ऐसे में जब वो दूसरी लड़कियों को मशवरों से नवाजती तो मुझे उन पर भी हंसी आती और दूसरी लड़कियों पर भी, जो बाजी से मशवरा लेने के लिए हमारे घर चली आती थी। पता नहीं उन्होंने खाला की दोनों बेटियों को भी कौन से मशवरों से नवाज दिया था जो वो खुशी खुशी वापस चली गई थी। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब उन दोनों की शादी होती और वो बाजी के बताए टोटकों को आजमाती। देखते ही देखते एक हफ्ता और गुजर गया और हम सब घर वाले तैयार होकर शादी में पहुंच गए। फवाद भी वहाँ मौजूद थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई और वो फौरन ही मेरे पास चले आए थे। उनके हाथ में एक कागजी लिफाफा था। उन्होंने इसमें से फूलों के कंगन निकाले और मेरे हाथों में पहना दिए। ये मंजर देखते ही शर्मीन बाजी कहने लगी, वाह भाई फवाद, तुम तो अभी से ही गुलाम हो गए। शर्मीन बाजी की बात सुनकर फवाद मुस्कुरा दिए और कहने लगे, हाँ नरमीन, है ही इतनी प्यारी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। फवाद की बात सुनकर ना जाने क्यों शर्मीन बाजी के चेहरे का रंग बदल गया था। तकरीब में सारा वक्त फवाद मेरे साथ साथ रहे थे। हमें एक साथ देखकर हर कोई शर्मीन बाजी से फारूक बाई के बारे में पूछ रहा था और वो टाल मटोल से काम ले रही थी। शादी के दूसरे दिन खाला की बेटियां रस्म के मुताबिक खाला के घर मिलने के लिए आईं।
तो मैं और बाजी भी अम्मा के साथ उनसे मिलने के लिए चले गए। सब बड़े अपनी बातों में मसरूफ थे। मैं और शर्मीन बाजी अनीला और अंबर के साथ उनके कमरे में जा बैठे थे। तन्हाई पाते ही अनीला और अंबर ने बाजी के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, शर्मीन बाजी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी वजह से पहली ही रात हमने अपने शोहरों के दिल जीत लिए हैं। वाकया ही आपके टोटकों में बड़ा दम है। फारूक भाई तो बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें आप जैसी बीवी मिली हैं। इन दोनों की बात सुनकर शर्मीन बाजी मुस्कुरा दी और कहने लगी कि बस तुम दोनों इसी तरह मेरे टोटकों पर अमल करती रहो, तुम्हारे शोहर खुद ब खुद तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अंबर और नीला की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि बाजी ने उन्हें ऐसे भी कौन से टोटके बताए थे जो वो दोनों इस कदर खुश थीं और बाजी की शुक्रगुजार हो रही थीं। वहाँ से निकलते ही मैंने ताज्जुब से बाजी से पूछा कि मुझे भी तो बता दें कि आपने ऐसी कौन सी पट्टियाँ उन दोनों को पढ़ाई हैं जो उनके इतने काम आई हैं। बाजी ने मेरे सर पर चपत लगाई और कहने लगी, थोड़ी शर्म करो, तुम्हें हर बात की बहुत जल्दी है। तुम्हारी शादी में बस थोड़ा ही वक्त है, सब्र रखो। मैं तुम्हारी शादी तक कहीं नहीं जाने वाली, यही मौजूद हूँ। तुम्हें भी ऐसे कारआमद टोटके बताऊंगी कि खुश हो जाओगी। देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दूंगी। मैंने हैरत से बाजी से कहा कि मेरी शादी में तो अभी 2 महीने बाकी हैं, क्या आप 2 महीने और यहीं रहेंगी? फारूक भाई आपको लेने नहीं आएंगे क्या? इस तरह तो फुफ्फो बहुत नाराज हो जाएंगी। शर्मीन बाजी ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें बड़ी फारूक भाई और फुफ्फो की फिक्र सताती है। बेफिक्र रहो, वो दोनों ना ही मुझे लेने के लिए आएंगे और ना ही उन्हें कोई शिकवा होगा। मैं सुकून से तुम्हारी शादी तक यहीं रहूंगी और शादी की तैयारी अपने सामने ही करवाऊंगी। आखिर को तुम मेरी इकलौती बहन हो और फवाद से भी तो मेरा दोहरा रिश्ता है। बाजी की बात मुझे हजम तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं वक्ती तौर पर खामोश हो गई थी क्योंकि अम्मा हमारे आगे आगे ही चल रही थी और अगर उन्हें ऐसी किसी भी बात की भंग पड़ जाती तो अच्छा नहीं होता। 4 दिन बाद ही मेरी सालगिरह थी और फवाद मेरी सालगिरह पर एक बड़ा सा केक और बहुत कीमती मोबाइल फ़ोन लेकर हमारे घर चले आए थे। उन्होंने बहुत धूमधाम से मेरी सालगिरह मनाई थी। उनके जाने के बाद मैंने बाजी से कहा कि मुझे आपके टोटकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फवाद तो वैसे ही मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुनकर बाजी हंस दी और कहने लगी, मर्द की मोहब्बत बस 4 दिन की चांदनी होती है। एक दफ़ा उसे वजूद पर कब्जा मिल जाए तो फिर कोई मोहब्बत बाकी नहीं बचती। बाजी के डके छुपे लफ्ज़ों में मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उनके और फारूक भाई के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है और जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे लगा कि मेरा खामोश रहना ठीक नहीं है। मुझे अम्मा या अब्बा से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अम्मा से ये बात डायरेक्ट कैसे करती? इसीलिए एक दिन मौका देख के अम्मा के साथ बावर्ची खाने में काम करवाते हुए मैंने अम्मा से कह ही दिया कि अम्मा, बाजी कब अपने घर जाएंगी? उन्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, मैं खुद भी यही सोच रही थी। पता नहीं वो कितने दिनों के लिए आई है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी फुफ्फो का मिजाज बिगड़ जाए। अम्मा भी सोच में पड़ गई थी। शाम के वक़्त हम सब ने चाय पीने एक साथ बैठे तो अम्मा ने बातों बातों में बाजी से उनकी वापसी का पूछ लिया। बाजी ने बड़ी ढिठाई से कह दिया कि अम्मा, नरमीन की शादी से पहले मैं वापस लाहौर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी छोटी बहन की शादी करके ही जाऊंगी। ये सुनकर अम्मा कहने लगी, देखो शर्मीन, एक शादीशुदा बेटी का इतना लंबा अरसा अपने मेके में बैठे रहना ठीक नहीं। तेरी फुफ्फो क्या सोचेंगी कि हमने रिश्तेदारी का खूब फ़ायदा उठा लिया है और तुझे इतना लंबा अरसा अपने घर ही रख लिया है। अम्मा की बात सुनते ही शर्मीन बाजी तड़प गई और रोते हुए कहने लगी, क्या आपके घर पर मेरा हक नहीं रहा? क्या मैं यहाँ कुछ दिन अपनी मर्जी और खुशी से नहीं गुजार सकती? ये सुनकर अम्मा चुप हो गईं और फिर दोबारा बाजी से वापसी का नहीं कहा। अलबत्ता अम्मा और बाजी ने धूमधाम से मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। सारा सारा दिन शर्मीन बाजी अम्मा के साथ बाजारों के चक्कर काटती, मैं घर में रहकर गरदारी करती। दिन बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। शादी की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थीं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अब तक एक दफ़ा भी फारूक भाई ने ना ही हमारे घर का चक्कर लगाया था और ना ही कोई फ़ोन किया था। अम्मा ने फुफ्फो को मेरी शादी की दावत देने के लिए फ़ोन किया तो उनका लहजा भी बहुत रूखा फीका सा था
उन्होंने सरसरी तौर पर कह दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इतनी दूर शादी में आना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये सुनकर अम्मा कुछ हैरान हुई थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फुप्पो ने हमारे घर आने के लिए मना किया हो, और वो भी शादी जैसे बड़े मौका पर। फ़ोन बंद करते ही अम्मा ने बाजी से पूछा, सच बता शर्मीन, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? तेरी फुप्पो का मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे इतने लंबे अरसे से यहाँ रुकने की वजह से वो नाराज़ हो गई हूँ? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि घर लौट जा, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी। अम्मा की बात सुनकर बाजी गुस्से में कहने लगी, क्या हो गया है अम्मा? फुप्पो के घुटनों में दर्द है और कोई बात नहीं। तुम तो हर बात का बतंगड़ ही बना देती हो। फारूक आ जाएंगे शादी में, फिक्र ना करो। बाजी ने अम्मा को तसल्ली दे दी थी, लेकिन अम्मा अजीब सी तशवीश लग गई थी। फिर शादी का शोरोगुल शुरू हुआ तो अम्मा फुप्पो को भूल कर कामों में मसरूफ़ हो गई। और शादी से एक रात पहले मैंने शर्मीन बाजी से कहा कि अब तो मुझे भी बता दें, आखिर आपके पास ऐसे कौन से टोटके हैं जिसे आजमाने से इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बदल गई है। मेरी बात सुनकर बाजी मेरे करीब आई और फिर राजदारी के साथ मुझे एक टोटका बताया जो बहुत ही अलग था, और मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, ये कैसा टोटका है? इसको करने से क्या होगा? बाजी कहने लगी, करके तो देखो, सब कुछ बदल जाएगा। मैंने बाजी की बात मान ली और फवाद के साथ रुखसत होकर उनके घर पहुंची तो मुझे मेरी खाला ने कमरे में बिठा दिया। फवाद के आने में कुछ वक्त बाकी था और यही मौका था जब मुझे बाजी के बताए टोटके पर अमल करना था। मैंने वही किया जो बाजी ने कहा था और वापस अपनी जगह संभल कर बैठ गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। फवाद तो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और अगर बाजी का टोटका कामयाब हो जाता तो वो हमेशा के लिए मेरे गुलाम हो जाते। कुछ देर के इंतज़ार के बाद फवाद कमरे में चले आए, लेकिन उनके चेहरे का रंग कुछ फीका सा लग रहा था। वो मेरे पास आकर बैठ गए, लेकिन कोई बात ना की। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे हों। मैंने फ़ौरन फवाद से पूछा, सब खैर तो है ना? आप ऐसे खामोश क्यों बैठे हैं? फवाद ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? मैंने हैरानी से फवाद से कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या छुपाया है? फवाद कहने लगे, मैं जान गया हूँ कि शर्मीन बाजी इतने अरसे से तुम्हारे घर में क्यों बैठी हैं और क्यों तुम्हारी फुप्पो शादी में शरीक नहीं हुई, और फारूक भाई के चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ था। फवाद की बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया। मुझे लगा कि शायद वो जान गए हैं कि बाजी और फारूक भाई के दरमियान मसाइल चल रहे हैं। मैंने सर झुकाकर फ़ौरन से कहा, मैं बताना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला। मुझे डर था कि पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर फवाद ने गौर कर मुझे देखा और कहने लगे कि तुम्हें ये बात इतनी मामूली सी लगती है जो तुम इतनी आसानी से इस बात का एतराफ़ कर रही हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही सब कुछ साफ साफ बता देती। फवाद की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात आपको या किसी और को नहीं बताई, लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है कि आप हमारी शादी की रात इस बात को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर दें। फवाद अचानक से मेरे पास से उठे और अपने बिस्तर के नीचे हाथ मारा, और उनके हाथ में वो लीमू और मिर्चें लग गईं जो बाजी ने मुझे उनके बिस्तर के नीचे रखने के लिए कही थीं। उन्होंने मेरे आगे वो लीमू और मिर्चें फेंकी और कहा कि ये क्या है? मैंने हिचकिचाते हुए फाद से कहा कि आपका दिल जीतने के लिए मैंने बाजी का बताया हुआ ये टोटका आजमाया है। बाजी ने मुझे कहा था कि अगर शौहर का दिल जीतना चाहती हो तो ये लीमू और मिर्चें एक दुआ पढ़कर शौहर के बिस्तर के नीचे रख देना, वो पूरी तरह तुम्हारा हो जाएगा। फवाद ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे खींचकर बिस्तर से खड़ा किया और कहने लगे, मैं तुम्हें बहुत ही सीधी सादी और शरीफ लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही मक्कार निकली हो। अपने हाथों अपनी बहन का घर बर्बाद करके तुम्हें सुकून नसीब नहीं हुआ था, जो तुमने मुझ पर भी जादू करवाना शुरू कर दिया है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि शर्मीन बाजी तुम्हारी वजह से घर आकर बैठी हुई हैं।
وہ تو شرمین باجی کی نیکی اور شرافت ہے جو انہوں نے تمہارا یہ گناہگار چہرہ دنیا سے چھپا کر رکھا اور کسی کو نہ بتایا کہ فاروق بھائی نے تمہاری وجہ سے انہیں گھر سے نکال باہر کیا ہے۔ کیسی لڑکی ہو جو اپنے ہی بہنوئی پر نظر جمائے بیٹھی ہو؟ اگر تمہیں فاروق بھائی سے اتنی ہی محبت تھی تو منگنی کے وقت ہی اس بات کو ہمارے آگے بیان کر دیتی تو آج ہم سب کی زندگیاں ایسے عذاب نہ بنتی۔ فواد کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر کوئی بڑا ستم ڈالنے والے ہیں، اور اسی لیے میں نے ان کو آگے روتے ہوئے کہا اور ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ خدا را ایسی باتیں نہ کریں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی میرا فاروق بھائی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے سب لوگ سے یہ بات چھپائی کہ باجی اپنے گھر سے جگڑ کر آئی ہوئی ہیں، لیکن ان کے جھگڑے کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کا علم مجھے خود بھی نہیں ہے۔ فواد نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، چلو مان لیتا ہوں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ شرمین باجی کیوں اپنے گھر سے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن پھر ان لیموں اور مرچوں کا کیا مقصد ہے؟ کیا تم مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کالا جادو نہیں کروا رہی ہو؟ جادو کا لفظ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کہا ہرگز بھی نہیں، میں کیوں جادو کرواؤں گی؟ مجھے تو باجی نے یہ ٹوٹکا آپ کا دل جیتنے کے لیے بتایا تھا۔ میری بات سن کر فواد زور سے ہنسنے اور کہنے لگے، واہ نرمین، باتیں تو بہت خوب بناتی ہو۔ مجھے خود شرمین باجی نے بتایا ہے کہ تمہاری وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ تم نے فاروق بھائی کے دل میں جگہ بنا لی ہے اور اب تم مجھ سے جان چھڑا کر ان کی زندگی میں جانا چاہتی ہو، اور اسی لیے تم نے کالے جادو کا سہارا لیا ہے۔ تمہارے اسی جادو کی وجہ سے فاروق بھائی نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے اور تمہاری پھپھو بھی ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ جاؤ جا کر فاروق بھائی کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ فواد نے مجھ پر وہ قہر ڈایا تھا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کی رات ہی طلاق کا تمغہ میرے سینے پر سجا دیا گیا تھا، اور یہ سب کیوں ہوا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ میں روتی پیٹتی واپس گھر چلی آئی تھی، لیکن یہاں بھی کوئی میرا مسیحا نہیں تھا، بلکہ سب مجھے ہی مجرم سمجھ رہے تھے۔ میں نے شرمین باجی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ باجی سب کو سچ بتائیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا اور وہ ٹوٹکا مجھے آپ ہی نے بتایا تھا۔ باجی نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں ایسا کوئی ٹوٹکا نہیں بتایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ شوہر کی خدمت کرنا، مجھے کیا معلوم کہ تم لیموں مرچیں کیوں رکھیں؟ البتہ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے فاروق نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ فاروق کو تمہارے جیسے خوبصورت اور کم عمر لڑکی چاہیے تھی، ان کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی، اور پھر کچھ ہی وقت میں مجھے پتہ چلا کہ تم نے ان پر جادو کروایا ہے، اسی لیے وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ جب ہی میں اپنا گھر چھوڑ کر واپس چلی آئی تھی، تم نے صرف فواد کو ہی نہیں فاروق کو بھی اپنی محبت کے دام میں پھنسا رکھا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو اسی لیے نہیں بتائی تھی تاکہ تمہارا گھر آباد ہو جائے، لیکن تم نے تو جادو کر کے اپنا گھر بھی اجاڑ دیا ہے اور میرا بھی۔ شرمین باجی زاروں قطار رو رہی تھی اور اماں نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا تھا۔ کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی، سب کو یہی لگ رہا تھا کہ میں نے دونوں بہنوں کا گھر برباد کر دیا ہے۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور بہت بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ باجی طلاق لے کر یہاں آئی تھی، اور پھر کچھ وقت کے بعد میری مرضی کے بغیر میرا نکاح فاروق بھائی سے پڑھا دیا گیا اور باجی کی شادی فواد کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ ہو گیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے باپ نے مجھے ہاتھ پکڑ کر فاروق کے ساتھ رخصت کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں کبھی پلٹ کر یہاں نہ آؤں۔ میں اب تک نہیں جانتی تھی کہ جو ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا، لیکن جب میں پھپھو کے گھر پہنچی تو آہستہ آہستہ مجھے حقیقت سمجھ آنے لگی۔ شرمین باجی شروع سے ہی فاروق بھائی کو ناپسند کرتی تھیں اور انہیں ایک پڑھے لکھے اور امیر شخص سے شادی کرنی تھی۔ فاروق بھائی پڑھے لکھے تو تھے لیکن امیر نہیں تھے، اور اس بات نے باجی کے دل میں حسد کی آگ جلا دی تھی۔ باجی نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر ڈالا تھا اور فاروق بھائی کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، اور اسی لیے باجی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ فاروق بھائی نے باجی کی بات کا اعتبار کر لیا تھا اور باجی کے بار بار طلاق مانگنے پر انہیں طلاق دے دی تھی۔
टोटके के नाम पर बाजी ने जानबूझकर मुझसे लीमू और मिर्चें फवाद के बिस्तर के नीचे रखवाए थे और दूसरी तरफ फवाद से कह दिया था कि मैं जादू करती हूँ और इसी जादू की वजह से उनका घर उजड़ गया है। फवाद ना जाने मुझसे कैसी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने बिना सच जाने ही मुझे तलाक दे दी थी। मैं अपने ही बहनोई की बीवी बन गई थी, लेकिन शौहर बनने के बाद फारूक ने मुझे एक बेहतरीन ज़िंदगी दी थी। वो वाकया बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने कभी मुझे किसी बात का ताना नहीं दिया था। मेरे घर वालों ने मुझे वक़्त के साथ कबूल कर लिया था, लेकिन शर्मीन बाजी की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी, क्योंकि फवाद मुझसे मोहब्बत करते थे और बाजी से शादी करने के बावजूद वो उन्हें वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे पाए थे जो बाजी उनसे चाहती थी। और सबसे बढ़कर ये कि उनकी सरकारी नौकरी भी ख़त्म हो गई थी। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी बाजी के हाथ कुछ नहीं आया था, क्योंकि एक चाल इंसान चलता है और एक चाल ऊपर से चली जाती है, और बेशक ऊपर वाली चाल इंसान की चाल से लाख दर्जे बेहतर है। वक़्त के साथ साथ मुझे फारूक से भी मोहब्बत हो गई थी और मेरी ज़िंदगी भी संवर गई थी। अगर कुछ उजड़ गया था तो वो शर्मीन बाजी थी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।